नमस्कार दोस्तों, कूड़ा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा आपके पेपर 2 का पार्ट ए, जिसमें कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है कि बताइए लोक उसमें टॉपिक क्या है, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका। तो यहाँ पर हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमारे केवल 2 वीडियोज़ बच जाएँगे, जिसमें कि इसी का सेकंड पार्ट आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र में पुलिस की क्या भूमिका है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम टॉपिक को ही समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में पुलिस की क्या भूमिका है, उसको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारत में पुलिस को, फिर पुलिस व्यवस्था को, फिर पुलिस व्यवस्था या फिर पुलिस सेवाओं में सुधार के लिए अभी तक कौन-कौन सी समितियाँ बनाई गई हैं, इन सब चीज़ों पर ये वीडियो है। सेकंड वीडियो जो है हमारा सेकंड पार्ट, उसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी में इसी टॉपिक पे जितने भी सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जितने भी हैं, सीएपीएफ है, उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि वो कब स्थापना हुई उनकी, किस एक्ट के अंतर्गत हुई है, या फिर उनका जो कार्यकाल है, या फिर जो जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी वो वीडियो भी। और सेकंड जो एक और लास्ट क्लास बचेगी, उसमें हम सारे के सारे एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी एक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में, मैंने पहले ही बताया है, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो जाकर देखिए। साथ में 3 टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप तैयार हो। वो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट एकदम नया है और इस पे बहुत सारे ज़्यादा नोट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी ऐसे वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए पहला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र क्या है? क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका समझनी है तो सबसे पहले पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या है, फिर हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पुलिस की भूमिका क्या रहेगी। तो देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेमोक्रेटिया ग्रीक शब्द है, इन दोनों से मिलकर शासन या शक्ति, ये इन दोनों का अर्थ है जनता, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका एक कथन, ये भी हम बचपन से हमें टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है सोशल साइंस में। तो इस पर हम नहीं जाएँगे, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका समझनी है, तो बस इस कथन को ध्यान रखो कि जब पुलिस कोई भी काम करेगी तो उसका केंद्र क्या होना चाहिए? जनता, ना कि सरकार, ना कि वर्दी और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी। जब भी वो व्यक्ति अपनी जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करे जो पुलिस में है, तो उसके केंद्र में कौन होना चाहिए? जनता होनी चाहिए। यही है, मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो पुलिस के द्वारा जनता को सेवा के रूप में सेवाएँ प्रदान करना या फिर कुछ भी उनकी नौकर के रूप में काम करना, यही इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है, और मूल लक्ष्य है, जो कि इस अ, जो आपके सिलेबस में इसको डाला गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिलेबस में क्यों डाला गया? आप एमपीएसआई बनने वाले हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप आपके मूल कर्तव्यों को समझते हैं कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य कर्तव्य वो वर्दी पहनना नहीं है, या फिर वर्दी का रौब झाड़ना नहीं है। आपका मुख्य उद्देश्य सेवा के भाव से लोगों में सेवा प्रदान करना, उनको न्याय वहाँ तक पहुँचाना। एक निचले तबके तक के इंसान तक आपको न्याय पहुँचाना ही आपका मूल लक्ष्य है। ये समझाने के लिए ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोकतंत्र के मूल स्तंभ कौन-कौन से हैं? तो अभी तक हमने बचपन से पढ़ा है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और इसके अलावा एक हमारा होता है मीडिया। इसको लोकतंत्र को, इन 4 चीज़ों को लोकतंत्र के मूल 4 स्तंभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जब भी पुलिस व्यवस्था की बात आएगी तो यहाँ पर मूल स्तंभ बदल जाएँगे। लोकतंत्र के यहाँ पर 4 मूल स्तंभ कौन-कौन से हैं? विधि का शासन, दूसरा है स्वतंत्रता, फ्रीडम या फिर लिबर्टी, तीसरा है आपका समानता, इक्वालिटी या फिर समता, और चौथा है आपका यहाँ पर न्याय। अगर आपको लोकतंत्र बना के रखना है, लंबे समय तक लोकतंत्र को लेकर चलना है, तो लोगों को इन 4 चीज़ों को से क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उनको ये 4 चीज़ें पहुँचानी पड़ेंगी। विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। जब किसी भी देश के लोगों के पास ये 4 चीज़ें रहती हैं, तो वो अपने आप वो देश लोकतंत्र बन जाता है। तो ये समझने योग्य बात है। यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ, लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका पर हम ध्यान दें, इन 4 चीज़ों को ही बनाए रखना ही पुलिस का मुख्य कर्तव्य है, फिर मुख्य भूमिका है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका क्या है? ये मेन टॉपिक है आपका। तो अगर मैं तानाशाही व्यवस्था की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा तानाशाही में क्या होता है, एक राजा होता है,
उसके अंतर्गत प्रजा होती है, और वो जितनी भी उसके अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, राजा के राज्य को बचाने की कोशिश करेंगे। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, जनता को डराने का काम करेंगे। यही होता है। जितनी भी राजवंश हैं या फिर राजशाही व्यवस्था है या तानाशाही है, वहां पर ये होता है डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर मैं लोकतंत्र की बात करूँ तो लोकतंत्र में उनकी जो ये अ, भूमिका है पुलिस की, वो बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है, यहाँ पर पुलिस जनता के लिए काम करेगी, ना कि राज्य के लिए, ना ही सरकार के लिए, किसी के लिए नहीं। सरकार के लिए करेगी, लेकिन सरकार के लिए उसका काम क्या होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन यहाँ पर सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो किसकी, संविधान के लिए उत्तरदायी है। संविधान का सेवक है यहाँ पर लोकतंत्र में। तो ये मूल अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं प्रमुख भूमिकाओं की बात करूँ, कहाँ कहाँ पे पुलिस मुख्य भूमिका या फिर मुख्य की रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको पता है, विधि का शासन लागू करने में। विधि का शासन आप सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 भारत के सभी लोगों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। तो इस समानता का जो अधिकार है या फिर विधि का शासन भी इसी आर्टिकल 14 में मिलता है। तो ये पहुंचाने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का तो रोल बाद में शुरू होता है। सबसे फर्स्ट रोल किसका प्ले होता है, पुलिस व्यवस्था का। तो अगर आप ये वर्दी पहनने वाले हैं तो आपका मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना होना चाहिए, किसी को गाली देना या फिर किसी को अपनी वर्दी के दम पे डराना धमकाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आप भारत देश में हर एक कैंडिडेट ही सोचने लगा, तो उसका मतलब हमारा कम से कम मध्य प्रदेश तो सुधर ही जाएगा। तो आपको ये कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि जो ये वर्दी अगर आपको मिले तो उसका सही उपयोग करना। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अगर इस बात पर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी फर्स्ट संरक्षण कौन करता है, पुलिस करती है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रारंभिक रूप से कौन करता है, तो उसका सही आंसर होगा पुलिस। कौन करती है, पुलिस करती है। तो ये भी पता होना चाहिए। शांति और व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है, पुलिस का काम है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा करना, जो भी प्रोसीजर्स बनाई गई हैं किसी भी चीज के लिए, उनको प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य कार्य वो किसका है, पुलिस का है। वैसे ही असहमति और विरोध का प्रबंधन, अगर कहीं पर भी सरकार के विरोध में कोई आंदोलन होते हैं तो उनको सही तरीके से चलाना, ये पुलिस का काम होना चाहिए, ना कि कुचलना। ठीक है, तो ये हो गई बात कि हमारे संविधान के अनुसार लोकतंत्र में पुलिस की क्या भूमिका है। पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं, आप सभी को पता होगा आर्टिकल, चलो बाद में देखते हैं, इस पर बात करेंगे। अभी ये देखिए, पुलिस में से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी में भी आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकते हैं। आप इंटरनल सिक्योरिटी में तो मैं शायद प्रीवियस टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ, है ना। तो अब अगर हम इस वीडियो की, सॉरी, इस टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था विषय को जोड़ा गया है। इसका मतलब है पुलिस और लोक व्यवस्था से संबंधित कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आंतरिक सुरक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में या फिर 7वीं अनुसूची की किस सूची में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर होगा संघ सूची। और यही रीजन है कि जो पुलिस होती है, मध्य प्रदेश पुलिस या फिर यूपी पुलिस, ये तो आती है राज्य सरकारों के अंतर्गत। लेकिन जब बात आंतरिक सुरक्षा की आती है, तो जितने भी सीएपीएफ हैं, जितने भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, वो किसके अंतर्गत अंतर्गत आ जाते हैं, संघ, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आ रही है बात समझ में। आर्टिकल 14 क्या कहता है, पढ़ा है आपने, बचपन से पढ़ा है, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब है पुलिस कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती है, वर्ग, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर। ठीक है, तो ये नहीं कर सकती। वैसे आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 बोलता है पुलिस, देखो हमारे लिए आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इन 6 स्वतंत्रताओं पर कुछ रोक भी है। मैं कोई भी अ, स्वतंत्रता के नाम पर मैं कोई भी देश विरोधी नारा नहीं लगा सकता हूँ, जैसे कि भारत तेरे, वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। जब भी ऐसा होगा तो पुलिस क्या करेगी, इसके खिलाफ युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका सही मतलब ये केवल इसको हटा देना, पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, इस टाइप की बहुत सारी यहाँ पर योग्यताएं जोड़ी गई हैं, जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है,
हमारे जो मूल अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको रोक सकता है, प्रतिबंध लगा सकती है। कौन लगा सकती है? पुलिस। वैसे ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आप कस्टोडियल डेथ या फिर मतलब किसी भी व्यक्ति की कस्टडी में डेथ नहीं हो सकती है। अगर होती है तो वो किसका, आर्टिकल 21 का क्या है, उल्लंघन है। ये भी हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। सही स्थिति में कोई भी थर्ड डिग्री आप यूज नहीं कर सकते हो 24 घंटे में, जब तक वो आपकी हानि में है। बट ऐसा होता नहीं है, तो आपको भी पता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस सेवाओं की क्या भूमिका है? तो देखो, इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। अपराध निवारण और रोकथाम करना, सार्वजनिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रित करना, जो कि आपका मतलब मुख्य काम होने वाला है। खुफिया जानकारी जुटाना, कुछ जितनी भी अम, आपकी स्थानीय खुफिया इकाई है या फिर एसेट्स बोलते हैं, जितने भी आपको जो खुफिया जानकारी देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, इंटेल देते हैं, असेट्स बोला जाता है। तो उनसे आपको क्या करनी है, खुफिया जानकारी लेनी है और किसी भी बड़े या फिर छोटे क्राइम को रोकने का काम करना है। वैसे ही आपातकालीन प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कौन है? कौन है? पुलिस है। तो ये सारी पुलिस की भूमिकाएं हैं भारतीय न्याय व्यवस्था बनाए रखने में। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, अपराध नियंत्रण और अपराध न्याय प्रणाली। ये समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको कोई अपराध खत्म करना है या लोगों तक न्याय पहुंचाना है तो इसके लिए तीन स्तंभ काम करते हैं। तीन स्तंभ कौन कौन से? अपराध न्याय प्रणाली के अंतर्गत तीन स्तंभ काम करते हैं। पहला है आपका पुलिस, दूसरा है आपका न्यायपालिका, और तीसरा है आपका न्यायपालिका, तीसरा है आपका जेल। ये तीन स्तंभ हैं जो कि किसी भी देश में न्याय व्यवस्था पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये पता होगा आपको, इस पर भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो पुलिस का कर्तव्य क्या है? पुलिस का कर्तव्य है सबसे पहले प्रोएक्टिव पुलिसिंग के द्वारा कोई भी अपराध होने से पहले उस अपराध को रोकना। ये होता है प्रोएक्टिव पुलिसिंग। तो ये भारत में वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस हमेशा लेट ही पहुंचती है। तो ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि पुलिस का काम क्या है, किसी भी अपराध को होने से रोकना। अगर अपराध हो जाता है तो उस पर क्या करना, जांच करके न्यायालय के सामने सारे के सारे सबूत पहुंचाना। फिर न्यायालय क्या करेगा, उस पर कोई सजा सुनाएगी और उसको फिर होगी जेल। तो ये न्याय व्यवस्था या फिर आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रमुख स्तंभ है, उसको आपको पढ़ लेना है। ये भी पढ़ लेना आप, ये भी। काम की बात होती है यहाँ से शुरू। आपके लिए कौन कौन सी चुनौतियां उपलब्ध होने वाली हैं आफ्टर सिलेक्शन? सबसे बड़ी चुनौती तो इसके बारे में हम मतलब मूवीज फिल्मों में आपने सभी ने देखा होगा, अपने गांव शहर में भी देखा होगा, वो होता है राजनीतिक दबाव। सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस व्यवस्था के लिए, वो है राजनीतिक दबाव, ट्रांसफर, पोस्टिंग में नेताओं का हस्तक्षेप, जवानी भर की चीजों और वीआईपी कल्चर। लोगों के लिए पुलिस कम पड़ रही है, फिर भी वीआईपी की सुरक्षा में पुलिसों की ज्यादा संख्या है। पुलिस जनता अनुपात और कार्य का बोझ, वही बात कि 1 लाख में, यूएन के अनुसार 1 लाख लोगों में कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए। लेकिन भारत में वही कितनी संख्या होती है, 1 लाख लोगों में 130 पुलिस वाले। समझ रहे हो आप? 130 पुलिस वाले, कितना बड़ा अंतर है। और जब ऐसा होगा तो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या होगा, उनका डिस्टर्ब होगा। और जब वो डिस्टर्ब रहेंगे इतने ज्यादा तो वो किसी से सीधे मुंह बात क्यों करेंगे भाई, उनके मुंह से तो गाली ही निकलनी है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इस पर काम करना चाहिए सरकार को। और यही कारण है कि औपनिवेशिक छवि और ट्रस्ट डेफिसिट, जब उनके पास बात करने का तरीका ही नहीं है उनको, कि जनता से उनको कैसे बात करनी है, विश्वास की कमी है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है पुलिस व्यवस्था के लिए, मतलब भारत में लोकतंत्र में अपनी जगह बनाने के लिए। वैसे अगर मैं मानवाधिकार उल्लंघन की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी न्यूज देखने को मिल जाती है हमें कभी कभी। आपने एक जय भीम करके मूवी देखी होगी, अच्छी मूवी है, ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। वहां पर आपको कस्टोडियल डेथ डेथ से संबंधित एक हैवियस कार्पस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था अगर साथ में मिलकर काम करें तो काफी सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन कस्टोडियल डेथ, थर्ड डिग्री टॉर्चर, फर्जी मुठभेड़, ऐसी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं भारत में जो पुलिस सेवाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए। तो ये सारी चुनौतियां हो गई। अब हम देखेंगे कुछ ही रह गया है। ये क्या है, बोल रहा है ट्रेनिंग की कमी। पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि अगर किसी का मोबाइल हैक हो गया है तो क्या करना है, या फिर उनको यही नहीं पता है कि डीप फेक को कैसे रोकना है, या फिर उनको यही नहीं पता है कि डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।
और जब भी ऐसा होगा तो उसके दुष्प्रभाव किसको देखने पड़ेंगे, जनता को या फिर हमारे लोकतंत्र को। ठीक है। वैसे अगर मैं इस बात करूँ संसाधनों का अभाव, पता ही है हमको। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर लिखते जाना, अगर ज़्यादा हो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सारी चीज़ें अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। पहला, पुलिस अधिनियम 1861 में आया था और यही हमारी आज की पुलिस व्यवस्था का की नींव है। क्या है? नींव है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद 1861 में लाया गया था ये पुलिस अधिनियम एक्ट 1861। जीरो एफआईआर क्या होती है भाई? जीरो एफआईआर होती है जब कोई अपराध के लिए एफआईआर किसी भी स्टेशन में भारत में एफआईआर दर्ज कराई जा सके। पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल उसी क्षेत्र के जहां पर अपराध हुआ है उसी क्षेत्र के थाने में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीमा पर कोई विवाद हुआ और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये स्टेशन है, जबकि दूसरे जिले की जो जिले या फिर दूसरे मंडल का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो भी उस बेचारे जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको कहाँ जाना पड़ता था एफआईआर दर्ज करने के लिए? यहाँ जाना पड़ता था। इसको खत्म करके जीरो एफआईआर शुरू की गई कि अब, और वो भी किस समिति के अंतर्गत? जस्टिस वर्मा समिति के अंतर्गत। इसमें बोला गया कि अब कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी रेलवे स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। वैसे ही एनसीआरबी की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? जितनी भी अपराध से संबंधित आंकड़े हैं, आंकड़ों को क्या करता है? संग्रहित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। पुलिस जनसंख्या अनुपात, ये मैंने पहले ही बता दिया, यूनाइटेड नेशन के अनुसार 222 लोग या फिर पुलिसकर्मी होने चाहिए 1 लाख लोगों के बीच में, जबकि भारत में कितने होते हैं? केवल 130। वैसे एक समिति गठित की गई थी मलीमठ। अभी हमने जस्टिस वर्मा समिति पढ़ी। कौन सी? जस्टिस वर्मा समिति। लिखते जाइए कहीं पर एक पेज में, जस्टिस वर्मा समिति, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। वैसे ही आपको पढ़ना है मलीमठ समिति 2003 के बारे में डिटेल में। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मलीमठ समिति कब गठित की गई थी? 2003 में। वैसे ही आ सकता है कि जस्टिस वर्मा समिति कब गठित की गई थी? तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे लिखती जानी है और उस पर आपको चीजें खुद से ही कलेक्ट करनी है। जांच विंग और कानून सुरक्षा या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो विंग है उसको अलग करने की बात की थी मलीमठ समिति 2003 में। स्मार्ट स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एक स्मार्ट पहल शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए स्मार्ट में आर का फुल फॉर्म क्या है? और हर, आप यहाँ पर देख रहे होगे हर शब्द की दो मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, दिख रहे हैं? तो एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मतलब अ, कठोर भी रहना पड़ेगा, कठोर कानून भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन संवेदनशील भी रहना पड़ेगा आपको। जब आप पुलिस बन जाएंगे तो आपको संवेदनशील भी होना पड़ेगा। कैसे संवेदनशील? उन लोगों के प्रति जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। मॉडर्न रहना है, मॉडर्न मोबाइल भी रहना है। मॉडर्न का मतलब क्या है? आधुनिक। और मोबाइल का मतलब कि आपको स्थिर नहीं रहना है, पेट्रोलिंग करो, गश्त लगाओ, जितनी भी चीजें करनी है वो करो। वैसे अलर्ट एंड अकाउंटेबल, अलर्ट मीन्स हमेशा क्या रहना है? चेतक जैसे रहना है, बिल्कुल। ऑलवेज एक्टिव रहना है, अकाउंटेबल रहना है, जवाबदेह रहना है, रिलायबल रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है, टेक्नो सेवी रहना है और ट्रेंड रहना है। ये टेक्नोलॉजिकली आपको परफेक्ट होना है। तो फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर लिख लो। स्मार्ट का फुल फॉर्म ये लिख लेना आप। इंटरपोल और भारत के बीच में समन्वय सीबीआई के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस सुधार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको लिख लेने हैं। सबसे पहले कुछ समितियों के नाम मैं बता रहा हूँ। वर्मा समिति, मलीमठ समिति, अभी हमने मलीमठ जो भी पढ़े थे वो। फिर आपको एक समिति का नाम याद रखना है, बोहरा समिति। फिर आपको एक यहाँ पर नहीं दी हुई होगी, पद्मना भैया, पद्मना भैया, देख लेना थोड़ा सा नाम, पद्मना भैया ऐसा करके कुछ है, पद्मना भैया। तो ये वाली जो समिति है इसको पढ़ना है आपको। सोली सोराब जी, सोली सोराब जी समिति। इन समितियों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तो ये समिति हो गई हमारी। अब अगर मैं समितियों की बात करें या फिर पुलिस सुधार की बात करें तो पुलिस सुधार में क्या क्या चीजें देखने को मिली? सबसे पहले फ्रेजर आयोग, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा काफी सारे आयोग बनाए गए, जिनमें से एक फ्रेजर आयोग भी था। फ्रेजर आयोग ही आगे चल के सीआईडी की स्थापना का क्या बनता है? सूत्रधार बनता है या फिर नींव बनता है। वैसे ही 1977 से 81 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना धर्मवीर की अध्यक्षता में की गई। तो आपको इनका नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो अभी हमने एक चीज और पढ़ी यहाँ पर, राष्ट्रीय पुलिस आयोग।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 चीजों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। एक आध और होगी तो अब मैं लिखवा दूंगा कहीं पर आपको, लेकिन ये लिखते जाओ आप। आगे जितनी भी आएंगी वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। 1993 का बोहरा समिति, 1993 में बोहरा समिति बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनेताओं अधिकारियों के बीच में जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उसको खत्म करना। तो ये बोहरा समिति कब गठित हुई थी? 1993 में। तो आपको सन भी याद रखनी है, समिति का अध्यक्ष कौन था ये भी याद रखना है, उन्होंने कौन सी सिफारिशें दी थी वो भी याद रखना है। वैसे ही अगला क्वेश्चन पॉइंट देखिए आप, 2006 में एक केस लड़ा गया जो कि प्रकाश सहन जी के द्वारा लड़ा गया। ये भारत के पूर्व कोई डीजीपी कोई थे, या फिर बड़ी पोस्ट पर कार्यरत अधिकारी थे। इन्होंने पीआईएल दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुझाव दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए लोगों को या फिर सरकार को, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करना, डीजीपी का वर्ष 2 वर्ष कर देना, जांच और इसको एल एंड ओ को अलग कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करना, पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे एमसीक्यूज में? आपसे बन सकता है कि बताइए प्रकाश सिंह मामला किस वर्ष में हुआ था, या फिर प्रकाश सिंह केस कब हुआ था? 2006 में। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डीजीपी का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष तक नियत कर दिया गया किस केस में? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सिंह मामला। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए बोहरा समिति कब गठित की गई थी? तो 1993 में। तो ऐसे आपको चीजों को यहाँ से याद करना है, रटना है। आधुनिक पहल की बात करें तो 2009 में सीसीटीएनएस बनाया गया। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो थोड़ा सा देख लेना आप, मैं बता देता हूँ फिर भी। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम, ऐसा करके कुछ है इसका। टी फॉर देख लेना आप, मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। तो इसका फुल फॉर्म देखना है आपको। 2024 में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें क्या की गई? पुराने कानूनों को खत्म करके इनको शुरू किया गया। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ लगभग पूरा जितना भी हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है पार्ट ए का। अब पार्ट बी में हम क्या करेंगे? पार्ट बी में हम पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जो जिसमें कि सीएपीएफ जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा क्या रह गया है इसमें? इसमें हमारे 30 एमसीक्यूज रह गए हैं, पहले मैं नहीं बता पाया था। यहाँ पर हमारे 30 एमसीक्यूज रह गए हैं जो कि हमको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए, तो जितनी भी अभी मैंने आपको समितियां बताई हैं वो आपको लिख लेनी है, वो जरूर से पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय है? तो राज्य सूची के विषय है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो आंसर है क्वेश्चन के ठीक नीचे नहीं रखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का मूल आधार भारतीय पुलिस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आधुनिक पुलिस व्यवस्था है उसका मूल आधार कौन था? 1861 का भारतीय पुलिस अधिनियम। भारतीय पुलिस अधिनियम। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 का ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किस वर्ष, किस विषय से संबंधित है? तो पुलिस सुधार से। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बताइए 2006 में कौन सा केस हुआ था प्रकाश सिंह? बताइए प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ जो केस है वो किस रिफॉर्म से संबंधित है? तो ये हो गया। अब पूछा जा सकता है कि प्रकाश सिंह केस कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन घूम फिर के बन सकते हैं, तो वो भी आपको देखना है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, 7 निर्देशों में से डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष नियत किया गया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच चल रहे गठजोड़ को पर्दाफाश करने के लिए 1993 में किस समिति का गठन किया गया था? बताइए, पहले ही पढ़ लिया है तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आप? बोहरा। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बोहरा समिति का संबंध किस विषय से है? तो उसमें आ जाएगा पुलिस रिफॉर्म। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए बोहरा समिति किस वर्ष में गठित हुई थी? तो 1993 में। ऐसे ही तो फैक्ट रखने हैं आप, यही आने वाले हैं। मलीमठ समिति 2003 की सबसे सबसे प्रमुख सिफारिश क्या थी? पुलिस भर्ती की न्यूनतम आयु कम करना नहीं, पुलिस की जांच विंग और कानून विंग। जांच विंग मतलब कि होगा रिसर्च विंग या फिर सर्च विंग जो भी है, और कानून विंग का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब है जो फॉरेंसिक इकाई वगैरह है उसको अलग कर देना, किससे? इससे। ठीक है। जीरो एफआईआर बी, कोई शक? फ्रेजर आयोग का संबंध सीआईडी से है। कब आई थी ये? 1902 1903 में। किसके द्वारा फ्रेजर आयोग बनाया गया था? लॉर्ड, जल्दी से बताओ, लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से फैक्ट याद हो गए आपको, मतलब यहीं पे क्लास में ही आधे से ज्यादा चीजें आपकी रटने जाने वाली हैं आपको। पुलिस सुधारों के तहत राज्य सुरक्षा आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य की सीमाओं की रक्षा करना नहीं,
राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल पर अनुचित राजनीतिक दबाव को रोकना। तो राज्य सुरक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था स्मार्ट। देखिए मैंने बोला था ना, स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। हर एक की दो मीनिंग है। एम फॉर क्या है, इसकी भी दो मीनिंग है। ए फॉर क्या है? तो ए फॉर मुझे पता है कि अकाउंटेबल था, जवाबदेह था उसका, अकाउंटेबल। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेबल दिख रहा है कहीं, फ्लैट एंड अकाउंटेबल, सही है। आर फॉर, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से कि एस का फुल फॉर्म क्या है स्मार्ट में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे पता चलता है कि आप एक्टिवली चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1 लाख लोगों में कितनी पुलिसकर्मी होने चाहिए? 222। कस्टोडियल डेथ या पुलिस द्वारा की गई क्रूरता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सीधा उल्लंघन मानी जाती है? पहले ही बता दिया था मैंने। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इसी महीने का, मतलब कि 11 मार्च का है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर में भी जरूरी है। तो आपने एक केस नाम सुना होगा, 11 या 12 का है। इसमें हरीश रावत, अगर मैं सही हूँ, हरीश राणा, सॉरी हरीश राणा एक व्यक्ति हैं जिन जो 13 साल से कोमा में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 13 साल से कोमा में थे। इनको सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। और अभी कल परसों ही, अगर मैं सही हूँ, आज या कल में इनको मृत्यु दे दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है। इच्छा मृत्यु को बोलते हैं यूथ। तो ये जो यूथेनेसिया है, इसे क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? पहला है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया के अंतर्गत कोई व्यक्ति जब इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई करता है, मतलब उसके परिजन करते हैं, जो काफी टाइम से, लंबे टाइम से सफर कर रहा है किसी बड़ी लाइलाज बीमारी से, तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो परिजन है वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 2013 वाला केस जो है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है? इंजेक्शन के द्वारा कोई ऐसी दवाई दी जाती है जिससे जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो एक्टिव यूथेनेसिया भारत में गैर कानूनी है। इसे मृत्यु माना, इसे हत्या माना जाता है। हत्या माना जाता है मतलब ये गैर कानूनी है। किसी भी व्यक्ति को एक्टिव यूथेनेसिया नहीं दिया जा सकता है भारत में। जबकि पैसिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है? जो व्यक्ति बहुत ही कई सालों से, जैसे कि इन्हीं के केस में 13 साल से ही कोमा में है, तो इनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, हटा दिया गया 1-2 दिन पहले। तो इससे वेंटिलेटर वगैरह है उससे उनको निकाल दिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया, तो उनकी अपने आप ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कई सालों से कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? फैसला सुनाया है, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? गरिमापूर्ण मृत्यु। क्वेश्चन आ सकता है आपके एमपीएसआई मेंस में, इवन यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है ना? तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, जीवन का अधिकार तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि बताइए गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 21। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, तक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हो गया है जब से ये केस आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ध्यान रखनी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, आर्टिकल 22। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अपराध और अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने में एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। एनपीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो धर्मवीरा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। वैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया। ये एक इनिशिएटिव है, फिर एक पहल है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों के मनमानी तबादलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस बोर्ड की, अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की। तो उसने एक बोर्ड का गठन कराया था जिसका नाम था पुलिस स्थापना बोर्ड। इसको कहीं पर इंपॉर्टेंटली लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। पुलिस द्वारा दंगा को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए कौन सा सर्वमान्य लोकतांत्रिक सिद्धांत है? भाई बल तो यूज करो, जैसे कि कहीं पर भी दंगे हो रहे हैं तो बल यूज करना है, लेकिन न्यूनतम करना है, कम से कम। और अनुपातिक करना है। तुम सीधे गोली नहीं मार सकते हो, पुलिस वाले सीधे गोली नहीं मार सकते हैं किसी भी भीड़ पर, तो वहां पर आपको अनुपातिक प्रयोग करना है। 1 जुलाई 2024, बताइए। इसमें बोला है सीआरपीसी, कोड ऑफ
क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बदल के कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2024 में। 2024 में 4 नए कानून बने थे, जिसमें एक था BNS, भारतीय, सॉरी 3 बने थे, BNS, 4 ही थे शायद, जो भी हो देख लेना एक बार, BNS, BSA और BNSS। तो CRPC का प्रतिस्थापन किसने किया था? BNS ने। वैसे IPC अगर आ जाए, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, तो इसको BNS ने क्या किया था? प्रतिस्थापित किया था, ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। देश भर में 15,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशनों को इंटरनेट पर एक कॉमन सॉफ्टवेयर से जुड़ने वाले प्रोजेक्ट का नाम बताइए। CCTNS, पहले ही बताया था मैंने इसके बारे में, फुल फॉर्म देख लेना एक बार। कब शुरू हुआ था? 2009 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत की लगभग 15,000 पुलिस स्टेशनों को एक साथ जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की बालाघाट में कोई केस होता है, लेकिन उसका संबंध देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अ, उत्तर प्रदेश में कोई भी, झांसी ले लेते हैं, ठीक है, झांसी के थाने में इसका अपराधी पकड़ा गया है, अपराध यहाँ पर किया गया और यहाँ पर पकड़ा गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डेटा है, डेटा जो भी आंकड़े हैं, उनको आपस में बांटने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को आपस में बांटने के लिए एक सिस्टम शुरू किया गया था। वही क्या है? CCTNS है। इंटरपोल में CBI। जल्दी जल्दी करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट की हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। सोली सोराबजी समिति का गठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य गठन कर्तव्य है 1861 के पुराने कानून को बदलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य काम है पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए गंभीर दुर्व्यवहार की स्वतंत्र जांच करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी परिजन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे इसके पास, PCA के पास, और वहां पर सबूत या फिर बिना सबूत के क्या कर दोगे? शिकायत कर दोगे। और उसमें कुछ आवेदन वगैरह लगता है, बस आप नाम बता दो किस किसने किया है, और मांग कर दो कि आपको CCTV फुटेज चाहिए, कहाँ के? आपको रेलवे स्टेशन के। तो यहाँ पर स्वतंत्र जांच करने का काम किसका? PCA का है। इवन पुलिस वाले अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, आपको परिजन नहीं जिसने अपराध नहीं किया है, बट संदिग्ध है, तो भी उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 प्रमुख स्तंभ। अगला क्वेश्चन, पुलिसिंग, जो कि भारत में नहीं है, मतलब मुख्यतः देखने को नहीं मिलती है कि ऐसा कभी हुआ है कि कभी पुलिस में है से पहले भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कम्युनिटी पुलिसिंग, लोगों के बीच में विश्वास बनाना। पद्मना भैया समिति, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। इसने मुख्य किस क्षेत्र पर जोर दिया? कब गठित हुई थी? 2000 में हुई थी। भर्ती की उम्र कम करना और बल को IT में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का बल होने की बजाय मुख्य रूप से क्या होती है? लोकतंत्र में पुलिस राज्य का बल होने की बजाय क्या होती है? संविधान की सेवक और नागरिक अधिकारों की रक्षक होती है। 1 जनवरी 2024 से लागू नए कानूनों के तहत 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए जांच में क्या अनिवार्य कर दिया जाए, क्या कर दिया गया है? तो फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा अपराध किया गया है किसी अपराधी के द्वारा, जैसे किसी का मर्डर, तो पहले क्या होता था? फॉरेंसिक जांच वाली जो टीम होती थी, वो तो पहली बात होती नहीं थी हर थाने में, आज भी नहीं होती है। तो पहले ऐसे जो अपराध होते थे वहां पर सीधे पुलिस जाके घुस जाती थी, और जो साक्ष्य होते थे वो मिट जाते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया है कि सबसे पहले कौन जाएगा? फॉरेंसिक टीम जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद ही पुलिस वहां पर कुछ भी काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी। आखिरी आज का हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो आपसे बन जाएगा। इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट A कंप्लीट कर लिया है। पार्ट B या फिर पार्ट दो, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? हम जितने भी CAPF हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आपको पूरा इंटरनल सिक्योरिटी कोरा कागज UPSC का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज UPSC के साथ। ऐसी बहुत ही काम की मजेदार चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी, ताकि सारी चीजें आपको मिलती रहे टाइम पर। धन्यवाद।